सर लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, विधानसभा क्या है, विधान मंडल में विधान परिषद क्या है, सरकार कैसे काम करती है, सर प्रधानमंत्री अगर हमने चुन लिया फिर मुख्यमंत्री के क्या कार्य हैं, इसकी क्या शक्ति है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। ये विषय तो वैसे भी इतना लोकप्रिय विषय है कि आपने देखा होगा सुबह के अखबार के साथ चाय की दुकानों पर, घर के ड्राइंग रूमों में हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा पॉलिटिक्स पर चर्चा करते हुए आपको मिल जाएंगे। और बुरा मत मानिएगा साथियों, आप जो है कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे ज्यादा नॉलेज हमारे उन बड़े बुजुर्गों को होती है जहां पर वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा इन सभी चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आज की इस क्लास में अगर आपके मन में भी ऐसे कोई प्रश्न घूम रहे हैं तो आज की मेरी इस क्लास को लेने के बाद में आपके दिमाग में से ये सारे के सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि इन सभी का क्या मतलब होता है और सरकार का क्या सिस्टम है, सरकार कैसे कार्य करती है। इस सभी के बारे में आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। रश्मि जी, ललिता जी, रिंकू जी, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि 1947 में जब हमारे देश को आजादी मिली, इसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू किया गया। संविधान की व्यवस्था इसलिए लागू की गई थी कि हमारे देश में लोकतंत्र की स्थापना हो सके। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आज हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है वह लोकतंत्र पर आधारित शासन व्यवस्था है, यानी डेमोक्रेसी की शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र यानी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी यहां पर अपना सर्वोच्च नेता हम चुनते हैं एक निश्चित समय अवधि के लिए, और जब वह समय अवधि यानी 5 वर्ष की सरकार अपने कार्यकाल को पूरा कर लेती है और यदि हमें उनसे कोई अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिलता है तो हम यहां पर अपनी सरकार को बदल सकते हैं। सरकार को चुनने का कार्य, सर्वोच्च शक्ति जो है जनता के हाथ में। लेकिन लोकतंत्र को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा। सबसे पहले आपको राजतंत्र समझना पड़ेगा कि राजतंत्र क्या होता है। सबसे पहले समझिएगा कि राजतंत्र क्या होता है। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, उससे भी पहले जब अंग्रेज आए थे और उससे भी पहले मुगलों का शासन रहा, और उससे पहले आपने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, इस तरह के सभी जो भी शासन व्यवस्थाएं थी ये हमारे देश में लागू होते थे। तो ये सब क्या थी? ये राजतंत्र था। यानी राजतंत्र में क्या होता है? राजतंत्र में सबसे पहले एक राजा होता है, यानी राजा जो होता है ये सर्वोच्च शक्ति होती है। राजा जो होता है वो एक सर्वोच्च शक्ति होती है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास में लाइव इस सेशन को ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके अंदर स्थिरता का होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए विभिन्न विभिन्न माध्यमों से गुजरना पड़ता है। अगर आपको लोकतंत्र समझना है, संसद समझनी है, विधानमंडल समझना है, तो उससे पहले आपको उसकी पृष्ठभूमि को समझना होगा। यानी मैं राजतंत्र के बारे में आपको बता रहा हूं। पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब तक राजतंत्र समझ नहीं आएगा तब तक लोकतंत्र भी समझ में नहीं आएगा। मैं सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से वेलकम कर दे रहा हूं। विवेक यादव जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। स्टडी गर्ल आपको भी, अभी फौजी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए साथियों, मैं आशा करता हूं आपसे कि आप अपनी नजरें अपनी स्क्रीन पर रखेंगे और अपने कान मेरी वॉइस पर रखेंगे। दो चीजें अगर आज आपने रख ली माय डियर, तो आज आपका, जैसे मैंने लिखा है ना, एक परिचय, तो आज ये इंट्रोडक्शन है ना, घर बनाने के लिए जैसे नींव मजबूत रखनी पड़ती है ना, मैं आज आपकी नींव मजबूत करने आया हूं। पॉलिटी से जिन बच्चों को डर लगता है ना, उनकी पॉलिटी स्टार्ट हो जाती है नागरिकता से लेकर मूल अधिकारों पर, नीति निर्देशक तथ्यों पर, उन्हें भी पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये वो पोर्शन है जहां पर आके उनकी कमर टूट जाती है। बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन है, हमें समझ में नहीं आता, इसलिए इसका इंट्रोडक्शन होना, इसलिए इन पर इंट्रोडक्शन होना बहुत बहुत जरूरी है।
राजकुमारी जी वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप कह रही हैं सर आप मुझसे गुस्सा हैं क्या? नहीं राजकुमारी जी, मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं। जो प्रैक्टिस जो हम कराते हैं, प्रैक्टिस में तो हम आप सभी के कमेंट पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा फोकस मेरा कॉन्सेप्ट पर है। थोड़ा सा देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, हम सभी को उतना ही, सभी की स्टूडेंट की सभी के उतनी ही केयर करते हैं, उतना ही स्नेह रखते हैं आप लोगों से, कहीं किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन आज माय डियर ये एक कॉन्सेप्चुअल क्लास है, और एक टीचर के अंदर भी पढ़ाने के साथ साथ उसके माइंड में एक फ्लो चार्ट चलता है। अगर मैं आपके प्रत्येक कमेंट को देखने लगूंगा तो मेरे दिमाग की जो ट्यूनिंग है वो बिगड़ने का खतरा रह सकता है, और इससे नुकसान किसका होगा माय डियर? आप ही का होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं राजतंत्र के बारे में। तो पहले जो राजा होता था उसके पास सर्वोच्च शक्ति होती थी। तो राजा के पास मुख्य रूप से 3 काम होते थे कि राजा क्या बनाता था? कानून बनाता था। फिर उन कानून को बनाने के साथ साथ में राजा क्या करता था? उन कानून का पालन करवाता था, यानी उन कानूनों का क्या करवाता था? पालन करवाता था। और यदि मान लीजिए राज्य के किन्हीं 2 व्यक्तियों में यदि वाद विवाद हो जाता है तो न्याय करने का भी काम किसका रहता था? राजा का रहता था। न्याय करने का कार्य किसका है? राजा का है। तो राजतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? राजा के पास है माय डियर। राजतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? राजा के पास है। राजा के क्या काम है? कानून बनाना, पालन करवाना, और यदि कोई विवाद की स्थिति हो जाती है तो न्याय करने का कार्य भी किसका है? प्रतीक राजपूत जी वेरी वेरी गुड इवनिंग आपको, राम राम भैया। तो न्याय करने का भी कार्य किसका है? ये भी राजा का है। अब जरा देखिएगा, जब हमारे देश में अंग्रेजों ने एंट्री ली तब ब्रिटेन, अंग्रेज कहां के थे? ब्रिटेन के थे। तो जो ब्रिटेन में जो प्रणाली चलती थी वही हमारे भारत में लागू हुई, और जब देश को स्वतंत्रता मिली तो उसी प्रणाली को हमने अपना लिया। अब हमारे देश में जब देश आजाद हुआ तो कौन सा तंत्र हो गया? लोकतंत्र हो गया, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। यानी अब भारत में राजतंत्र नहीं है माय डियर, अब भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र क्या क्या मतलब होता है? लोगों का समूह, यानी लोगों के द्वारा, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो लोकतंत्र में क्या होता है कि अब देखिए, जो कानून बनाने की शक्ति है वो किसके हाथ में है माय डियर? जनता के हाथ में है। जो हमारे भारत की जनता है उसके हाथ में है कानून बनाने की शक्ति। अब राजतंत्र में तो राजा के हाथ में होती थी, लेकिन लोकतंत्र के हाथ में, जनता के हाथ में है। और इनको पालन करवाने की भी शक्ति किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। और न्याय करने की स्थिति में हमारे पास आज न्यायपालिकाएं हैं। अब कहने का अर्थ क्या है कि ये जो जनता है इसके हाथ में क्या है? सर्वोच्च शक्ति है। जनता ही हमारे देश में सर्वोच्च शक्ति है। क्यों है ये? इसलिए सर्वोच्च शक्ति है क्योंकि अब हमारे देश में क्या है माय डियर? लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैंने आपको क्या बोला? अब हमारे पास क्या है? लोकतंत्र, और पहले क्या होता था? राजतंत्र होता था। अब हमारे देश में जो लोकतंत्र है, जो हमारे देश में जो शासन प्रणाली है, क्या है हमारे देश में? शासन प्रणाली। हमारे देश की जो शासन प्रणाली है इसके 3 स्तंभ होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला होता है विधायिका। पहला क्या होता है माय डियर? विधायिका। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कार्यपालिका। दूसरा क्या होता है? कार्यपालिका। और तीसरा क्या होता है? न्यायपालिका। तीसरा क्या होता है? न्यायपालिका। अंग्रेजी में अगर हम इन्हें पढ़ें तो विधायिका को बोला जाता है लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव, और न्यायपालिका को जुडिशरी बोला जाता है। अब जरा थोड़ा सा पीछे जाकर देखिएगा। मैंने अभी आपको राजतंत्र के बारे में बताया था। राजा का काम था कानून बनाना और पालन करवाना और न्याय करना। आज हमारे पास क्या है? 3 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है, कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है? कानून का पालन करवाती है। और न्यायपालिका न्याय करती है। तो जो चीजें राजतंत्र में की जा रही थी, क्या वो चीजें आज लोकतंत्र में नहीं है? क्या है ना? लेकिन
तब वह चीज सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में थी, लेकिन आज हमारे पास में जो कानून बनाने की शक्ति है ये लोगों के समूह के पास है, पालन करवाने की भी शक्ति एक लोगों के समूह के पास है, और न्याय की स्थिति में भी हमारे पास में न्यायपालिका होती है। चलिएगा अब देखते हैं, 3 स्तंभ हो गए, शासन प्रणाली इन्हीं 3 स्तंभों से चलती है। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है? पालन करवाती है। न्यायपालिका न्याय करती है। जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी तब सभी राज्यों को मिला के एक संघ बना दिया गया था। क्या था? जब हमारे देश को स्वतंत्रता मिली तो सभी राज्यों को मिलाकर क्या बना दिया गया? एक संघ बना दिया गया। क्या बना दिया गया? संघ, जिसे आज आप क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं माय डियर। क्या बोलते हैं आप इसे? केंद्र कहते हैं। तो हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है वो एक तो केंद्र के स्तर पर है और दूसरा राज्य के स्तर पर है। राज्य के स्तर पर है। देखिए, पहले राजा महाराजा होते थे अपने अपने प्रांतों के, उत्तर प्रदेश के, कश्मीर के, यहाँ के, वहां के, आंध्र प्रदेश के, हैदराबाद में, है ना, आपने मद्रास में देखा होगा, राजस्थान में राजपूत, राजे, रजवाड़े होते थे ना। वेरी वेरी गुड इवनिंग प्रकाश जी, विवेक जी, नेहा जी, रोशनी जी, सभी को भैया। राज्य के स्तर पर भी शासन चल रहा है। तो हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है ये केंद्र के स्तर पर भी है और राज्य के स्तर पर भी है। ध्यान से सुनिएगा, शासन व्यवस्था केंद्र के स्तर पर भी है और राज्य के स्तर पर भी है। राज्य में कौन होते हैं? राज्य में होते हैं आपके मुख्यमंत्री और केंद्र में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अक्सर करके हम लोगों के दिमाग में हमेशा एक ये सवाल रहता है कि हमने प्रधानमंत्री चुन लिया, फिर मुख्यमंत्री का क्या काम है? तो अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पर समझिएगा कि जब राज्यों को मिलाकर एक संघ बना दिया गया, हालांकि सभी राज्य जो है अपना अपना शासन अपने हिसाब से चला रहे हैं, मैडी समझ रहे हैं ना, सभी अपना अपना शासन चला रहे हैं राज्य में। अब बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब ये कोई भी कानून बनाए, क्या इन्हें केंद्र हस्तक्षेप करेगा? नहीं करेगा। और आज वर्तमान में 28 राज्य हैं हमारे भारत में, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य में अपनी सरकारों को चला रहे हैं, लेकिन उन सभी को कंट्रोल करने के लिए एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था चाहिए या नहीं चाहिए? ये देखिएगा केंद्र में, और केंद्र के बाद में यहां पर ये अलग अलग स्टेटों में गवर्नमेंट चल रही है। अलग अलग स्टेटों में क्या चल रही है माय डियर? गवर्नमेंट चल रही है। ठीक है, ये यूपी की गवर्नमेंट चल रही है, ये बिहार की गवर्नमेंट चल रही है, यहां राजस्थान की मान लीजिए, यहां गुजरात की मान लीजिएगा, एमपी की मान लीजिएगा। इन सभी सरकारों को नियंत्रित करने का कार्य किसका है? केंद्र सरकार का है। इन सभी कार्यों को, सभी सरकारों को नियंत्रित करने का कार्य किसका है? केंद्र सरकार का है। अब चलिए देखते हैं, हमारे पास सरकार के 2 स्तर हैं। ठीक है, एक है आपके केंद्र स्तर पर। किस पर? केंद्र स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर तीनों स्तंभ होंगे। केंद्र स्तर पर तीनों स्तंभ होंगे आपके, विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी और न्यायपालिका होगी। ठीक है माय डियर, केंद्र के स्तर पर ये तीनों होंगे और राज्य के स्तर पर भी ये तीनों होंगे। राज्य के स्तर पर भी तीनों होंगे। यहां पर भी क्या होगी? विधायिका होगी, यहां भी कार्यपालिका होगी और यहां भी न्यायपालिका होगी। ठीक, यानी केंद्र के स्तर पर जब शासन व्यवस्था चलेगी तब यहां पर क्या होगा माय डियर? यहां पर क्या होगा? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका केंद्र के स्तर पर भी काम कर रही है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका राज्य के स्तर पर भी काम कर रही है। विधायिका का काम है कानून बनाना, तो केंद्र के स्तर की विधायिका को हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। क्या कहते हैं? संसद। कार्यपालिका, कार्यपालिका
और न्यायपालिका ये अलग अलग है माय डियर। और राज्य के स्तर पर ये जो विधायिका है इसे हम क्या कहते हैं, विधान मंडल कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, विधान मंडल कहते हैं। केंद्र के स्तर पर जो विधायिका है उसे क्या कहते हैं माय डियर, संसद कहते हैं। और राज्य के स्तर पर जो विधायिका है उसे क्या कहते हैं, विधान मंडल कहते हैं। राजकुमारी जी ने संसद लिखा है, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है आपको। इस बात को यहां तक समझाने के लिए मुझे आपको यहां तक लाना पड़ा, जब केंद्र के स्तर पर लोगों का समूह कानून बनाता है उसे संसद कहा जाता है, और जब राज्य के स्तर पर लोगों का समूह कानून बनाता है उसे विधान मंडल कहा जाता है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइएगा साथियों, पहले जो राजा होता था, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे संसद के बारे में। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, संसद के बारे में। पहले जो राजा होता था उसके दरबार में सभा लगती थी या नहीं लगती थी, बताइएगा मुझे। उसके दरबार में सभा लगती थी या नहीं लगती थी? और राजा को जब कोई भी सलाह मशविरा करना होता था तो राजा अपनी सभा में लोगों से पूछ के करता था। आपने देखे होंगे, पुराने सीरियल देखे होंगे, नाटक देखे होंगे, रामायण महाभारत और साम्राज्य के ऊपर, चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर कई सीरियल आई, कई हिस्टोरिकल फिल्में आपने देखी होंगी। तो आपने देखा होगा कि राजा अपनी गद्दी पर बैठा रहता है और इधर कुछ लोग बैठे रहते, इधर कुछ लोग बैठे रहते। युद्ध की नीति बनानी है, कुछ करना है, कोई काम राज्य में करना है, कुछ भी करना है, तो इन सभी में क्या होता है, वो उस सभा से सलाह लेता था। तो क्या आज वही सभा नहीं है हमारे भारत में? आज भी है वो सभाएं। राजा बैठता था, राजा को कोई कानून बनाना है, हाँ भैया ये नहर से उस गांव में पानी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो सभा के लोग बैठ के बोलते थे, फिर कोई नया कानून बनाते थे। तो वैसे ही जो हमारी संसद है इसके पास भी दो सभा हैं, इसके पास भी दो सभा हैं, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। एक क्या है, राज्यसभा, और एक क्या है, लोकसभा। ठीक है, संसद का निर्माण किससे मिलकर हो रहा है, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर हो रहा है। याद रखिएगा डियर, कानून बनाने में संसद का ही रोल है, क्योंकि संसद क्या है, हमारी विधायिका है। संसद क्या है, विधायिका है। किस स्तर की, केंद्र स्तर की। किस स्तर की, केंद्र स्तर की। यहां तक सभी को बात समझ में आ रही है? मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, यहां पर थोड़ा सा मैं आपको डिस्कनेक्ट करूंगा। यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैं सभी स्टूडेंट्स के नाम ले रहा हूं, नेहा जी, रश्मि जी, प्रकाश जी, राजकुमारी जी, ललिता जी, रोशनी जी, अवधेश जी, प्रकाश जी, जसवंत जी, राजकुमारी जी, आप सभी से मैंने यहां पर अब तक आपको जो बताया, अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपके ऊपर से निकल गया है तो थोड़ा सा आप मेरी एक बात ध्यान से समझिएगा। अब मैं आपको संसद तक ले आया हूं। हमारे शासन व्यवस्था में 3 अंग हैं। विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका कानून का पालन करवाएगी, न्यायपालिका न्याय करेगी। राइट, हम पढ़ रहे हैं संसद। संसद बेसिकली क्या है, विधायिका है, यानी कानून बनाने वाली बॉडी है। क्या है ये, कानून बनाने वाली बॉडी है। और ये जो विधायिका है ये किस स्तर पर है, ये केंद्र के स्तर पर है। विधायिका किस स्तर पर है, केंद्र के स्तर पर है। ठीक, अब संसद का जो निर्माण हो रहा है वो राज्यसभा से और लोकसभा से। जैसे राजा की सभा लगती थी ना, जैसे राजा की सभा लगती थी, ऐसे ही संसद के पास भी 2 सभाएं हैं। और राजा की सभा में गणमान्य व्यक्ति बैठा करते थे, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठा करते थे। और आज हमने जो है, भाई एक बात बताओ, देश की जो जनसंख्या 150 करोड़ से ऊपर है। अब हर आदमी हल्ला मचाने लग जाए, मैं कानून बनाऊंगा, मैं कानून बनाऊंगा, मैं कानून बनाऊंगा, तो सब अपना अपना कानून बनाएंगे, क्या देश चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो इस सभा में कौन कौन लोग होंगे, इन सभा में कौन कौन लोग बैठेंगे, हम अपना प्रतिनिधि चुन चुनकर भेजते हैं अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से। तो ये जो लोकसभा होती है इसमें भी अपने कुछ सदस्य बैठे होते हैं और राज्यसभा में भी अपने कुछ सदस्य बैठे होते हैं। तो एक सभा हो गई राज्यसभा, एक हो गई लोकसभा। लोकसभा का क्या मतलब है, लोगों की सभा। लोकसभा का क्या मतलब है माय डियर, लोगों की सभा।
और राज्यसभा का मतलब यह है कि यहां वो लोग बैठेंगे जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब आप देखिएगा, आपने अक्सर देखा होगा कि प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए भी हम वोट करते हैं। सर फिर ये सांसद क्या होता है, ये विधायक क्या होता है? तो अब सुनिएगा, लोकसभा में जो भी लोग बैठे हुए हैं, जो सदस्य हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, इन्हें हम सांसद कहते हैं माय डियर। क्या कहते हैं हम इन्हें? सांसद कहते हैं। एमपी, क्या कहते हैं इन्हें? एमपी। एमपी का क्या मतलब है माय डियर? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि संसद को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? पार्लियामेंट बोला जाता है। तो एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसके सदस्य हैं? लोकसभा के सदस्यों को हम एमपी कहते हैं। जब भी सरकार बदलती है तब विधायिका का निर्माण होता है, नई लोकसभा का निर्माण होता है। अब देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं इस समय। अब यहां पर आप एक चीज समझिएगा कि 2024 में चुनाव होने वाले हैं। अब आप क्या करेंगे? लोकसभा के सदस्यों को चुनेंगे। कानून कैसे बनता है? लोकसभा से कोई कानून का प्रस्ताव भेजा जाएगा, लोकसभा उसे पास करेगी, फिर राज्यसभा पास करेगी, और फिर इसके बाद संसद का सबसे अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। कौन होता है माय डियर? राष्ट्रपति। यह संसद का अभिन्न अंग है। लोकसभा से कोई कानून का प्रस्ताव निकला, लोकसभा से पास हुआ, इसके बाद में राज्यसभा में पहुंचा, और राज्यसभा से पास होकर फिर अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देगा और हमारे देश में नया कानून बन जाएगा। अब बताइएगा, कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? विधायिका की। किस स्तर पर? केंद्र के स्तर पर, राइट। कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? विधायिका की। चलिए अब देखिएगा, संसद हम किसको कह रहे हैं? विधायिका को। संसद क्या है? मंदिर है लोकतंत्र का माय डियर। संसद मंदिर है लोकतंत्र का, क्योंकि यहां पर हम अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं माय डियर? लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या पहले 552 थी, अब 2 हट गए हैं। 104वां संविधान संशोधन हुआ था, अब कितनी है? 550 है। लोकसभा में जो सदस्य, देखिए एक बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको लोकसभा नहीं पढ़ा रहा हूं डिटेल में, एक बात मेरी अच्छे से समझ लीजिएगा। पहले तो आप खुद सोचिएगा, क्या संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल क्या एक ही दिन में पढ़ा दिए जा सकते हैं? नहीं पढ़ाए जा सकते। आज मैं आप लोगों की नींव को मजबूत कर रहा हूं। लोकसभा भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, राज्यसभा भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। हम पढ़ रहे हैं शासन कैसे चलता है हमारे देश में, और शासन के लिए मैंने आपको 3 स्तंभ बताए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। पहले मैं आपको विधायिका क्लियर कर रहा हूं केंद्र के स्तर पर। और विधायिका क्या है हमारे केंद्र के स्तर पर? देश की संसद है माय डियर। और संसद में 2 सभाएं बैठी हुई हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको हम सांसद कहते हैं। इनकी संख्या 550 है, अधिकतम 552 थी। 104वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ तो आंग्ल भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व हटा दिया गया। तो अब पहले उस चीज को छोड़िएगा। आप भी आप कहो अरे सर के ऊपर से निकल रहा है, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तो मैं स्लो चल रहा हूं, राजा को साथ में लेकर चल रहा हूं, राजा की सभाओं का रिजेम्बलेंस दे रहा हूं आपको मैं। आप बात को समझिएगा, ठीक। तो जो लोकसभा के सदस्य हैं वो हमारे सांसद कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 550 है, ठीक है। यहां से ये प्रस्ताव पारित करेंगे, यहां से ये पास करेंगे, राष्ट्रपति पास करेगा, हमारे देश में क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो ये विधायिका होती है आपकी इसमें केंद्र के स्तर पर। अब देखिएगा केंद्र के स्तर पर दूसरा क्या है? तो दूसरा है कार्यपालिका। केंद्र के स्तर पर दूसरा क्या है? कार्यपालिका। किस स्तर पर पढ़ा रहा हूं अभी मैं आपको? केंद्र के स्तर पर। ये जो बेसिकली कार्यपालिका होती है, यही आपके देश की क्या होती है? सरकार होती है। सरकार किसे कहते हैं? क्या संसद में बैठे सदस्यों को सरकार कहते हैं? नहीं। सरकार क्या है? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। विधायिका ने क्या किए? विधायिका ने यानी संसद ने कानून बना दिए, और कार्यपालिका अब इन कानूनों को क्या करवाएगी? पालन करवाएगी। क्या करेगी? कार्यपालिका कानूनों का क्या करवाएगी?
पालन करवाएगी। अब कार्यपालिका कैसे बनती है, अब उसको देखिएगा माय डियर। देखिए, आपने वोट डाला 2024 में, अब चुनाव होंगे, आपने वोट डाला, 550 सीटें हैं अधिकतम, वर्तमान में जो है 545 है। ठीक है, वर्तमान संख्या कितनी है, 545 है। आपने वोट डाला और वोट डाले आपने, अब 545 सीट हैं। जैसे मथुरा से 1 सीट है, आगरा से 1 सीट है, अलीगढ़ से, हाथरस से। जिस शहर में, जिस राज्य में जितनी संख्या ज्यादा होती है, जनसंख्या की संख्या, जब जनसंख्या अधिक होती है तो वहां से सीटें भी बढ़ जाती हैं माय डियर, वहां से सीटें बढ़ जाती हैं। अब मान लीजिएगा हर पार्टी का प्रत्याशी खड़ा हुआ है। अब आपका मन कर रहा है कि सर ये बीजेपी वाला आदमी तो पिछली बार अच्छा काम नहीं किया था, मैं कांग्रेस वाले को वोट डाल देता हूं, मैं आम आदमी पार्टी वाले को वोट डाल देता हूं, तो वो जीत जाएगा, वहां से ज्यादा वोट उसे मिलेंगे। क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करती है, डायरेक्ट जनता करती है। देखिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग करुणा जी। देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी अभी क्या कहा था, हमारे देश में कानून जनता बनाती है। अब आप कहोगे सर हम तो नहीं बनाते, हमसे तो कोई नहीं पूछता कि जम्मू कश्मीर में से धारा 370 हटानी है कि नहीं हटानी। सर 3 तलाक का कानून खत्म किया, सर हमसे तो नहीं पूछा। और आप कह रहे हो सर कि जनता कानून बनाती है। माय डियर, जनता से पूछने बैठेंगे तो रायता फैल जाएगा। जनता अपने प्रतिनिधि चुन के भेजती है कि भैया हमारी तरफ से ये बात करेगा। आपके क्षेत्र का, आपके जिले का जो भी सांसद है, आपके जिले का जो भी सांसद है वो लोकसभा का सदस्य है माय डियर। कौन है वो लोकसभा का सदस्य है? जो सांसद है वो लोकसभा का सदस्य है। वो आपकी आवाज बन के गया है संसद के अंदर, वो आपकी आवाज बन के गया है। आपके क्षेत्र की गतिविधियों को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए वो वहां पर अपनी राय रखेगा। क्योंकि कोई भी कानून बिना मत के पास नहीं होता। इससे पूछा जाएगा कोई कानून बनना है तो 2/3 का बहुमत आना चाहिए माय डियर। घर में देखा है आपने, 7-8 मेंबर होते हैं, 7-8 मेंबर होते हैं। 8, मान लीजिए घर में 8 मेंबर हैं और कहीं जाने की बात हो रही है या कुछ खाने की बात हो रही है कि आज संडे है भाई, आज घर में क्या बनना चाहिए। अब 8 में से 6 मेंबर ने कहा कि भाई आज तो पूड़ी कचौड़ी बननी चाहिए, और 2 ने कहा नहीं आज तो दाल चावल बनने चाहिए। बताओ क्या बनेगा? ऑब्वियसली सी मेजोरिटी कहां गई? पूड़ी कचौड़ी पे गई कि नहीं गई मेजोरिटी? 6 लोग चाह रहे हैं भाई पूड़ी कचौड़ी बनेगी, 6 लोग चाह रहे हैं कि पूड़ी कचौड़ी बनेगी। वेरी वेरी गुड इवनिंग लखन जी आपको। चलिए अब देखिएगा, अब मेजोरिटी यानी बहुमत आ गया तो उसकी बात मानी जाएगी। तो यहां पर लोकसभा में जो सदस्य होते हैं ये चुनकर आते हैं। अब जब वोटिंग का रिजल्ट आया तो लोकसभा के जो सदस्य हैं, मान के चलिएगा, मैं देखिए अभी तो वर्चस्व में भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी की पार्टी है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहां पर देखिएगा जो अपने सांसद चुने हैं माय डियर, जो आपने सांसद चुने हैं, ये सांसदों की संख्या कितनी चुन के आए? 545। अब आपने देखा 545 सीट पर, ध्यान से देखिएगा माय डियर, आपस में थोड़ी बातें कम करके थोड़ा यहां पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत आसान कर दिया है मैंने इस टॉपिक को आपके लिए। देखिएगा, आपने किसको चुना? सांसद को चुना। सांसद की संख्या 545, इसमें से मान लीजिएगा 300 बीजेपी के जीत कर आ गए। इसका नाम मैं इसलिए ले रहा हूं, मैं देखिए किसी पार्टी को पर्टिकुलर सपोर्ट नहीं करता हूं। चलिए अब इसको देखिएगा। वेरी वेरी गुड इवनिंग दीक्षा जी। बीजेपी के 300 जीत कर आ गए और बाकी के आ गए 245। 300 सांसद जो जीत के आए हैं वो बीजेपी के जीत के आए हैं, 245 आए हैं अदर पार्टी के मिला के। कांग्रेस हो गई, आम आदमी हो गई, बसपा हो गई, कोई अन्य पार्टी हो गई, ठीक है। तो अब बताइएगा, क्या संसद में, लोकसभा में केवल ये 300 ही बैठेंगे बीजेपी वाले? नहीं, ये 245 भी बैठेंगे। ये पूरे 545 बैठेंगे जो सांसद आपने चुने हैं अपने क्षेत्र से। ये बैठेंगे, ये कानून बनाएंगे। मान लीजिए बीजेपी के 300 सांसद हैं, बीजेपी की पार्टी कोई कानून लेकर आ रही है, 300 तो फटा कर देंगे क्योंकि ये तो बीजेपी के हैं। लेकिन बाकी के 245 भी वहां पर बहुमत में अपना मत डालेंगे और उस कैलकुलेशन को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। भाई हम तुमसे सहमत नहीं है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, घर में 8 लोग हैं, 6 लोग कह रहे हैं तो पूड़ी कचौड़ी बना लो और 2 लोग कह रहे दाल चावल बना लो।
ये दो लोग भले ही पूरी कचौड़ी बनवाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन पूरी कचौड़ी बनने के लिए 8 वोट पड़ते, अब 6 ही पड़े। कानून पास होने के लिए 300 वोट पड़ जाती है, वो 300 मत हो जाते, अब 545 हो जाते, लेकिन पड़े कितने? 300, क्योंकि 245, तो उसमें क्या कर रहे हैं? अड़बंगा डाल रहे हैं, रोक लगा रहे हैं उस पर। तो बैठेंगे तो संसद में 545 ही। लेकिन कार्यपालिका कैसे बनती है, अब इस चीज को समझिएगा। विधायिका समझ में आ गया आप सभी को? विधायिका समझ में आ गया। विधायिका है केंद्र स्तर पर संसद। संसद के बाद 2 सभाएं हैं, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा के भी सदस्यों को चुनते हैं, हम लोग नहीं चुनते, अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं, ये चुनती जनता ही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। ये प्रत्यक्ष रूप से आप चुनते, वोट डालते खुद सांसद को जाके। अब देखिएगा, ये जो आपकी कार्यपालिका है, इसमें जो लोग लिए जाते हैं वो लोकसभा से ही लिए जाते हैं। कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, ये कहां से लिए जाते हैं? ये सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। किससे लिए जाते हैं? लोकसभा से लिए जाते हैं। माय डियर, एक बात समझिएगा, यहां पर कितने लोग जीते हैं? 300 लोग एक ही पार्टी के। पार्टी कौन सी है? बीजेपी। तो अब क्या कहा जाएगा? अब सरकार कौन की बनेगी? बीजेपी की बनेगी। जनता ने बहुमत किसे दिया है? जनता की मेजोरिटी एक पार्टी के लिए हो गई, बीजेपी के लिए हो गई, और अब ये बीजेपी क्या बनाएगी? अपनी सरकार बनाएगी, यानी कार्यपालिका का निर्माण करेगी। अब ये बात तो तय है कि 300 सीटों पर एक पर्टिकुलर पार्टी आई है, बीजेपी, और ये कौन है? क्या ये लोकसभा के सदस्य नहीं है? ये सारे के सारे सांसद, ये 545 जो सांसद जनता ने चुन के भेजे हैं, क्या ये सब सांसद नहीं है? क्या है ना? तो 300 सांसद इसमें बीजेपी के हैं, 245 सांसद अलग अलग पार्टियों के हैं। लेकिन सरकार कौन बनाएगा? सरकार जो बनाता है माय डियर, सरकार जो बनती है, बहुमत दल के नेता को चुना जाता है। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाते हैं। बहुमत दल कौन सा है? जिसके पास सबसे ज्यादा मत आए हैं, यानी वो दल, यानी वो पार्टी बीजेपी है, और उसी का नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। उसी को क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। समझ आ गया भैया? चलिए, अब यहां पर एक चीज देखिएगा, बहुमत दल का जो नेता होता है उसी को हमने पीएम बना दिया। अब बताइए, क्या प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं है? क्या है ना? प्रधानमंत्री क्या है? लोकसभा का सदस्य है ना? यानी इन्हीं सांसदों में से कुछ लोगों को निकाल करके हमने किसका निर्माण कर दिया? कार्यपालिका का निर्माण कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कार्यपालिका विधायिका के उत्तरदायी है। विधायिका यानी संसद, संसद के 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा, और लोकसभा में जो सदस्य बैठे हुए हैं वो कानून बनाएंगे, लेकिन उसी लोकसभा के अंदर जो बहुमत दल का नेता है वो प्रधानमंत्री बनेगा, यानी वो कानून का पालन करवाएगा। समझ में आया या नहीं समझ में आया? ठीक है माय डियर, संसद कानून बनाती है और संसद का ही एक हिस्सा है लोकसभा, और लोकसभा के अंदर जो बहुमत दल का जो नेता है वो प्रधानमंत्री बनेगा, और उसी के ये जो 300 सदस्य हैं, इन्हीं में से कुछ को चुन के उसकी क्या बना दी जाती है? मंत्री परिषद बना दी जाती है। क्या बना दी जाती है? मंत्री परिषद बनाई जाती है। ठीक है माय डियर, क्या समझ आया आपको? केंद्र के स्तर पर आपने क्या देखा? केंद्र के स्तर पर आपने देखा, केंद्र के स्तर पर आपने क्या देखा कि एक होती है आपकी, केंद्र के स्तर पर आपने देखी विधायिका। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, केंद्र के स्तर पर है आपकी विधायिका। विधायिका क्या है? आपकी संसद, राइट। अब ये जो संसद है आपकी, इस संसद के 2 भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों को हम चुनते हैं, जिन्हें हम सांसद कहते हैं, यानी एमपी कहते हैं। तो ये हो गई आपकी केंद्र की शासन व्यवस्था। अब हम देखते हैं राज्य की शासन व्यवस्था क्या है। बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम। जिस तरह केंद्र में विधायिका के लिए संसद है,
और उसी संसद के लोकसभा में से कुछ लोगों को निकाल करके कार्यपालिका का निर्माण कर दिया। कार्यपालिका का निर्माण सदस्य लोकसभा के लिए से लिए जाते हैं। कार्यपालिका का निर्माण हमने कर दिया। बिल्कुल उसी की तर्ज पर, बिल्कुल उसी की तर्ज पर, बिल्कुल उसी का कॉपी किस में किया हमने? स्टेट में किया, राज्यों में किया। राज्य के स्तर पर क्या है? राज्य के स्तर पर क्या है? क्या राज्य के पास में अपनी अलग विधायिका नहीं है? बताइए मुझे भाई, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में कोई कानून बनना है, क्या वो कानून संसद से बन के आता है? क्या नहीं आता ना। उत्तर प्रदेश में कानून बनने के लिए अलग सभा है ना। एक बात बताइएगा, हमारे देश में संप्रभुता है या नहीं है? संप्रभुता का, सोवर्जेनिटी का मतलब क्या होता है कि हम अपने क्षेत्र में जो शासन करेंगे उसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल कोई दबाव महसूस नहीं करेंगे, ना हम उस दबाव को मानेंगे। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। आप सबसे बड़ा एग्जांपल ले लीजिएगा, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, ममता बनर्जी और केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी, दोनों एंटी कितने रहते हैं। अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री को आए दिन कुछ भी उन पर आक्षेप लगाते रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या केंद्र सरकार राज्य सरकारों का कुछ बिगाड़ पाई? नहीं बिगाड़ पाई। क्या कभी भी केंद्र सरकार राज्य सरकार का कुछ बिगाड़ पाई? नहीं बिगाड़ पाई, क्योंकि केंद्र सरकार के पास अगर विधायिका और कार्यपालिका है तो राज्य सरकार के पास भी विधायिका और कार्यपालिका है। राज्य स्तर पर भी विधायिका है और राज्य स्तर पर भी कार्यपालिका। अब आप कहोगे न्यायपालिका सर, तो भैया देख लो, केंद्र के स्तर पर जो न्यायपालिका है वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। पूरे देश का एक कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, और हर राज्य में जो न्यायपालिका है वो है आपका हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय। समझ में आ गई बात आपको? तो हाई कोर्ट राज्य के स्तर पर है और सुप्रीम कोर्ट केंद्र के स्तर। अब देखिएगा राज्य के स्तर पर क्या होता है। राज्य के स्तर पर जो विधायिका होती है, राज्य के स्तर की जो विधायिका है उसे हम क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल क्या है? ये राज्य की विधायिका है, यानी कानून बनाया जाता है। राज्य में भी दो सभाएं होती हैं, एक है आपकी विधान परिषद, एक क्या है माय डियर? आपकी विधान परिषद, और एक है आपकी विधान सभा। एक क्या है? आपकी विधान सभा। हमारे देश में 28 राज्य हैं, लेकिन 28 राज्यों में जरूरी नहीं है कि सब में विधान परिषद हो। केवल 6 राज्यों में, केवल 6 राज्यों में, केवल 6 राज्यों में, वर्तमान में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी के राज्यों में केवल विधानसभा है, और 6 राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों है। ठीक है, अब क्या है? विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा। रोशनी जी कह रही हैं सर इसमें पता नहीं चलता पॉलिटी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इसलिए आज तो मैं बिल्कुल ना कोई अनुच्छेद की मैंने चर्चा की, आज मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर आप लोगों को बता रहा हूं। आज मैं आप लोगों को एक स्ट्रक्चर बता रहा हूं। बिल्कुल क्लास से आप 41 मिनट तक अगर जुड़े हुए हैं तो थोड़ा सा और आगे भी जुड़े रहिएगा। मैं इसको एक बार एंड में फिर समराइज करूंगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एंड में आकर आप, जब मैं पूरा समा बांध दूंगा, सब चीजों को, सारे फूलों को हम एक धागे में पिरो देंगे तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो राज्य के लिए क्या है? विधान परिषद भी है और विधानसभा है। जैसे वहां पर क्या थी? राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्य में क्या है? विधानसभा और विधान परिषद। अब ये जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, ये जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है विधायक। अब समझ आई बात? आप कहते हो हमारे यहां भैया मथुरा में सांसद हैं हेमा मालिनी जी और विधायक हैं श्रीकांत शर्मा जी। अब आप सोचते हो सांसद भी है विधायक भी है, दो दो की क्या जरूरत थी? भैया सांसद जो है वो संसद का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य, वो केंद्र के स्तर पर काम कर रहा है, और जो विधायक है वो राज्य के स्तर पर काम कर रहा है। नहीं समझ में आई बात आपको? मान लीजिए एक परिवार में माता पिता रह रहे हैं, उनका बेटा है और बेटे की शादी हो चुकी है, और बेटे की एक पत्नी है सुंदर सी, राइट? अब पत्नी का खर्चा कौन उठा रहा है? पत्नी का खर्चा उठा रहा है उसका पति,
मान लीजिए पति 15 दिन के लिए कहीं किसी काम से बाहर चला जाता है। अब उसकी पत्नी को किसी पैसे की जरूरत पड़ी, जरूरत को उस पैसे को कौन दे देगा? उस लड़के का पिता यानी उस बहू का ससुर दे देगा। भाई जब तक घर में पति था, बहू थी, तो बहू का जो खर्चा उठा रहा है उसका पति उठा रहा है। अब बेटा कहीं चला गया तो बेटे का बाप तो घर में है ना, तो किसकी जिम्मेदारी है? वो उसको देगा। तो राज्य के अंदर सरकार चलाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, लेकिन फिर भी जब राज्य सरकार किसी पूर्ति को नहीं कर पाती है तो फिर केंद्र सरकार भी राज्यों की मदद करती है। आपने देखा राज्यों में भी, उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन दुर्घटना हो गई। अब कह देती केंद्र सरकार भैया हमें क्या मतलब है, उड़ीसा सरकार जाने घायलों को 50,000 1 लाख और उनको जो है 2 लाख रुपए जो है वो दे दे, राइट। लेकिन केंद्र सरकार का भी हस्तक्षेप केंद्रीकृत शासन प्रणाली के लिए बहुत आवश्यक है, वरना तो सारे राज्य आपस में लड़ मरेंगे। भारत में विघटन होने का कारण क्या था? मुगल क्यों घुस गए भारत में? मुगलों ने भारत में, मुगल इतना एक्सपेंड क्यों कर गए? क्योंकि सारे राजा थे, अपने अपने राज्यों के राजा बनते थे, कोई केंद्रीकृत शासन प्रणाली नहीं थी। अब जब ये हमारा देश आजाद हुआ तो इसको केंद्रीकृत करने के लिए केंद्र के स्तर पर सरकार बनाई गई कि सारे राज्यों को आप बना सकते हैं, अपने राज्य में आप कानून बनाइए, सरकार चलाइए। अब आपने देखा है ना, केंद्र स्तर पर बीजेपी की पार्टी है, लेकिन क्या सारे राज्यों में बीजेपी की पार्टी है क्या? नहीं ना। उत्तर प्रदेश के लोगों ने योगी आदित्यनाथ को चुन लिया, राजस्थान के लोगों ने अशोक गहलोत को चुन लिया कि भैया हमारे प्रदेश का राजा तो अशोक गहलोत है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुन लिया कि हमारा राजा तो ये है। आंध्र प्रदेश वालों ने अपना राजा चुन लिया, मध्य प्रदेश वालों ने अपना चुन लिया शिवराज चौहान, महाराष्ट्र वालों ने अपना राजा चुन लिया। ये सारे मुख्यमंत्री क्या एक ही पार्टी के हैं क्या? अलग अलग पार्टियों के हैं ना। अपने राजा को चुन कौन रही है? जनता ही तो चुन रही है ना। और इन सारे राजाओं को कंट्रोल करने के लिए ऊपर एक केंद्र सरकार है जिसको हम प्रधानमंत्री कहते हैं, मंत्रियों का मंत्री यानी प्रधानमंत्री, ठीक है। अब देखिएगा माय डियर, बिल्कुल प्रकाश जी कह रहे रियासतों में बटा हुआ था पहले, तो प्रकाश जी रियासतें भी तो, भाई रियासत भी किसकी थी? राजाओं की तो थी ना। रियासतें भी तो राजाओं की थी ना। वो अपने अपने राज्यों में अपने अपने हिसाब से शासन चलाते थे। आज भी है ये चीज, राज्यों में मुख्यमंत्री अपने हिसाब से कानून बनाता है, अपने हिसाब से अपनी सरकारों को चला रहे हैं हम जो राज्य सरकारें हैं। तो अब देखिएगा विधानमंडल के 2 अंग हैं, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा के सदस्यों को विधायक कहते हैं यानी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानमंडल को क्या कहते हैं माय डियर? विधानमंडल को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जब भी कोई बोले कि ये एमएलए साहब हैं तो इसका मतलब ये राज्य की जो विधानसभा है ये उसके सदस्य हैं। जैसे केंद्र में लोकसभा लग रही थी ना सलाह देने के लिए राष्ट्रपति को कि कौन सा कानून बनना चाहिए, कौन सा कानून नहीं बनना चाहिए। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है कि नहीं होता। उसी प्रकार माय डियर राज्य के स्तर पर विधानसभा है, विधान परिषद भी होती है केवल 6 राज्यों में। बाकी के राज्य जो हैं खाली विधानसभा से अपना काम चला रहे हैं। राज्य आर्टिकल 169 के तहत, अनुच्छेद 169 के तहत कोई भी राज्य विधान परिषद का गठन कर सकता है या उसे समाप्त भी कर सकता है। ठीक है, आपको ये बात समझ आ गई ना? विधानसभा हो गया इसके स्तर पर। अब देखिएगा ये तो हो गई राज्य के स्तर पर विधायिका, और अगर राज्य के स्तर पर कार्यपालिका को हम चुनेंगे तो कैसे चुनेंगे? सेम वही प्रोसीजर जो केंद्र सरकार के अंदर था। लेकिन उससे पहले एक बात समझिएगा, उससे पहले एक चीज समझिएगा कि जब राज्य के स्तर पर विधानसभा से कानून प्रस्ताव निकलेगा ये पास करेगी। अगर विधान परिषद है तो ये भी पास करेगी, नहीं है तो कोई बात नहीं। विधानमंडल का तीसरा मुख्य अंग क्या है? राज्यपाल है। क्या है? राज्यपाल। जैसे केंद्र के स्तर पर कौन है? केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति है, वैसे ही राज्य के स्तर पर कौन है? राज्यपाल है। चलिए अब मैं आप लोगों को समराइज कर देता हूं, मैं आप लोगों को अच्छे से समराइज कर देता हूं। ये हमारा देश है। देश में 2 स्तर हैं शासन व्यवस्था के, केंद्र का स्तर है और एक आपका राज्य स्तर। केंद्र एक ही होता है, राज्य अलग अलग होता है। केंद्र के स्तर पर
जो विधायिका है वो है हमारी संसद। संसद का निर्माण 3 अंगों से मिलकर हो रहा है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये केंद्र के स्तर पर हो गया। अब राज्य के स्तर पर देखिएगा, राज्य के स्तर पर क्या है, विधानमंडल। विधानमंडल जो है आपका, इसके भी कितने हैं, एक राज्यपाल, एक आपका विधान परिषद और एक है आपकी विधानसभा। माय डियर, ये चार्ट सभी को अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? चलिएगा इस चार्ट को देखिएगा जरा एक बार सभी लोग। ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना? हमारे देश में सरकार जो है केंद्र के स्तर पर भी है और राज्य के स्तर पर भी है। ये हो गया आपके केंद्र के स्तर पर और ये हो गई आपके राज्य के स्तर। अब 3 स्तंभ मैंने आपको बताए थे, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका को अभी साइड में कर दीजिएगा। विधायिका कानून बना रही है तो केंद्र के स्तर पर कानून बनाने का काम संसद का है। यहां भी 2 सभाएं लगती हैं, लोकसभा, राज्यसभा। प्रस्ताव निकला लोकसभा से, राज्यसभा पहुंचा, इसने पारित किया, राष्ट्रपति ने पारित किया, कानून बन गया। अब यही चीज जब राज्य के अंदर हम देखते हैं तो यहां हमारे पास में विधानमंडल है, यहां से प्रस्ताव निकला विधानसभा से, इसने पास किया, विधान परिषद ने पास किया, फिर राज्यपाल ने अनुमति दी, इसने ओके कर दिया। ठीक, जो शक्तियां राष्ट्रपति के पास केंद्र के स्तर पर हैं, वही शक्तियां राज्यपाल के पास राज्य के स्तर पर है। यह समझा आपने विधायिका से संबंधित। अब कार्यपालिका कहां से निकलती है? कार्यपालिका विधायिका से ही निकलती है। कार्यपालिका कहां से निकलती है? विधायिका से। लेकिन पूरी विधायिका से नहीं। पूरी विधायिका किससे मिलकर बन रही है? विधायिका यानी संसद, वो किससे मिलकर बन रही है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। कार्यपालिका बनती है लोकसभा से, केंद्र के स्तर पर। तो यहां जो ये लोकसभा है आपकी, यहां से जो आपके कार्यपालिका के लिए जो निकले वो बने आपके प्रधानमंत्री। कौन बने? प्रधानमंत्री। और इनकी मंत्री परिषद, और इनकी मंत्री परिषद। और राज्य के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो विधानसभा से जो निकले, विधानसभा से जो निकले हैं, यहां पर देखिएगा माय डियर, ये देखिएगा, ये विधानसभा से। अब यहां से जो निकले वो हुए आपके मुख्यमंत्री यानी सीएम और इनकी मंत्री परिषद। क्या समझ आया माय डियर? चलिए अब इसको देखिएगा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। रोशनी जी, रश्मि जी, प्रकाश जी, आप सभी लोग जिनको थोड़ा सा भी समझ नहीं आ रहा था, अब वो जरा चीजों को समझेंगे। एक फ्लो चार्ट मैंने यहां पर बना दिया है आप लोगों के लिए। शासन व्यवस्था 2 स्तर पर चल रही है, केंद्र पर और राज्य में। हर राज्य का अपना एक शासन व्यवस्था है और हर केंद्र की, अब केंद्र इकलौता है तो उसकी एक अपनी शासन व्यवस्था। ठीक है, ललिता जी कह रही है सर दोबारा से बताइएगा। बिल्कुल, शुरू से शुरू करते हैं। फ्लो चार्ट आपके सामने है। हमारे देश में सरकारें कैसे चलती हैं, सबसे पहले नीचे से शुरू कीजिएगा। अब ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स, एक दूसरे को कमेंट करना बंद करें माय डियर, वरना यहां तक कि आपकी और मेरी दोनों की मेहनत बेकार हो जाएगी। प्लीज सभी स्टूडेंट ध्यान दें और मेरी बात को सुने। अवधेश जी, प्रकाश जी, रश्मि जी, ललिता जी, एक भी अब कमेंट नहीं करेगा, मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। 52 मिनट अगर आपने इस क्लास को दिए हैं ना, तो यहां से आप कुछ लेकर जाइएगा। और अगर आप मुझसे नहीं समझ सकते तो आपको कोई भी टीचर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा पाएगा, क्योंकि सभी टीचर सीधा अनुच्छेद ये वो सब उससे शुरू करते हैं। मैंने सिर्फ आज आपसे बेस पे बात करी है, मैंने आज सिर्फ आपसे नींव की बात करी है। मैंने ना कोई अनुच्छेद लिखा, ना मैंने कोई शक्तियां लिखी, ना मैंने राष्ट्रपति के बारे में बात करी। आज मैंने सिर्फ आपको फाउंडेशन समझाया है, वो पाइपलाइन समझाई है।
अगर आपने 52-53 मिनट क्लास को दे दिए हैं तो अब थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, एक दूसरे से बातें मत कीजिएगा वरना स्ट्रीमिंग दोबारा देखनी पड़ जाएगी आपको। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। नीचे से शुरू करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, आप अलग अलग प्रदेशों से हो सकते हैं और उत्तर प्रदेश के भी हो सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश का जो राजा है वो हमारा मुख्यमंत्री है, राइट, योगी आदित्यनाथ, जिसका चुनाव हम करते हैं, जिसको हम चुनते हैं। 2022 में योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बन के आए। अब 27 में फिर चुनाव होंगे और 27 में हम अपने क्षेत्र का विधायक चुनेंगे और वो विधायक मिलके किसका निर्माण करेगा? विधानसभा का निर्माण करेगा और विधानसभा से मुख्यमंत्री चुना जाएगा। अब हर राज्य का अपना अपना मुख्यमंत्री है या नहीं है? हर राज्य का अपना मुख्यमंत्री है। यह हो गई राज्य स्तर पर शासन व्यवस्था। अब उत्तर प्रदेश के अंदर यदि कोई भी कानून बनना होगा तो वो उत्तर प्रदेश की विधायिका बनाएगी, यानी विधानमंडल बनाएगा। और उत्तर प्रदेश के विधानमंडल के पास कौन है? विधानसभा है और विधान परिषद दोनों है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, राइट। अब इसी चीज को थोड़ा सा ऊपर ले जाइएगा, केंद्र के स्तर पर, देश में, वहां क्या है? हमारी विधायिका संसद है और वहां कानून कौन बनाता है? संसद बनाती है और संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से होता है, ठीक है। सरकार यानी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए विधायिका चाहिए और कार्यपालिका चाहिए और न्यायपालिका चाहिए। केंद्र के स्तर पर विधायिका संसद है माय डियर, और राज्य के स्तर पर बिल्कुल उसी की तरह विधायिका विधानमंडल है। केंद्र के स्तर पर जब कानून बनना होता है तो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा, राज्यसभा से फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, वो उसको अनुमोदित कर देता है, अनुमोदित करके ये कानून बन जाता है। कानून बनाने में प्रधानमंत्री का रोल थोड़ा सा हो सकता है वोट डालने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य है। लेकिन सरकार कैसे चुनी जाएगी? इसी विधायिका में से, लोकसभा में से जिस पार्टी के सांसद सबसे ज्यादा हैं उनको हमने चुन लिया है। बिल्कुल जैसे केंद्र में संसद है वैसे ही राज्य में विधानमंडल है। जैसे केंद्र की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही राज्य में विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर होता है। जैसे केंद्र में लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है जो कि कार्यपालिका का निर्माण करता है, बिल्कुल उसी तरह राज्य में भी मुख्यमंत्री बनाया जाता है और वो अपने राज्य में कानूनों का पालन करवाता है। अब ध्यान से समझिएगा, जो शक्ति राष्ट्रपति की केंद्र के स्तर पर है वही राज्यपाल की राज्य के स्तर पर है। जो शक्ति प्रधानमंत्री की केंद्र के स्तर पर है पूरे देश के लिए, वही शक्ति मुख्यमंत्री की अपने राज्य के लिए है। अब मान के चलिएगा कि वाद विवाद की यदि स्थिति हो जाती है तो तीसरा स्तंभ हमारा न्यायपालिका है माय डियर। तो केंद्र के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय है, और राज्य के स्तर पर हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय है। यहां तक बात समझ आ गई आपको? हमारे देश में 2 स्तर पर शासन व्यवस्था चलती है, चलती तो 3 स्तर पर है। तीसरा स्तर तो अभी मैंने आपसे डिस्कस ही नहीं किया है। ग्राम पंचायत का एक स्तर और आता है, राज्य के नीचे क्या है? पंचायत स्तर पर। किस स्तर पर? पंचायत स्तर पर। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो गांव का प्रधान होगा, पंचायत बनेगी। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो नगर पालिका बनेगी, नगर निगम बनेगा। शहर बड़ा है तो नगर निगम बन जाएगा, छोटा है तो नगर पालिका हो जाएगी। अनुसूची 11 और 12 में ये मेंशन है। तो 3 स्तर पर आपको क्या मिलती है? शासन व्यवस्था मिलती है। अब आप कहेंगे सर 3 स्तर की क्या जरूरत थी? भैया भारत बहुत बड़ा देश है, भारत बहुत बड़ा देश है। कंट्रोल करने के लिए अलग अलग शासन व्यवस्था अपने अपने लेवल पर की जाती है। देखो, आपके गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, सबसे पहले आप अपने गांव के प्रधान से कहोगे, राइट। वो करता है तो ठीक, नहीं तो आप राज्य के मुख्यमंत्री से गुहार लगाओगे। ये भी अगर कुछ नहीं करते हैं तो फिर केंद्र सरकार की योजनाएं आती है, वहां से आपका काम होगा। ये तो भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपको त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था मिल रही है माय डियर। कितनी शासन व्यवस्था चल रही है? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था चल रही है।
अब आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर मुख्यमंत्री क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री केवल कार्य कर रहे हैं। कानून बनाने का काम संसद का है केंद्र के स्तर पर, कानून बनाने का काम विधानमंडल का है राज्य के स्तर पर, लेकिन कानूनों का पालन करवाना केंद्र के स्तर पर जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद की है, जो कि कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, और राज्य के स्तर पर कानून का पालन करवाना मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री। इसलिए तो आपने देखा होगा किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री ही भागता रहता है और केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री भागता रहता है। जो संसद के सदस्य होते हैं वो तो संसद में जाकर बैठ जाते हैं, सत्रों में भाग लेते हैं, कानूनों पर चर्चा करते हैं, विधेयकों पर चर्चा करते हैं, एंड में जाकर उन्हें कानून बना दिया जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। और यदि वाद विवाद की स्थिति हो जाती है, दो लोगों में वाद विवाद हो रहा है, दो लोगों में, तो न्यायपालिका करेगी हिसाब। किसी व्यक्ति या राज्य में हो रहा है तो कहते हैं ना व्यक्ति बनाम राज्य विशेष कोई केस है, कोई वाद है, या दो राज्यों में विवाद हो रहा है तो भी न्यायपालिका जो है उसमें अपना हस्तक्षेप करेगी, अपना क्या देगी माय डियर, न्याय देगी। तो ये मैंने आज आपको एक फाउंडेशन बताया था आपको। मैंने इसमें कोई भी देखिए, आप देख रहे हैं ना, मैं अभी शुरू हो जाता है राष्ट्रपति आर्टिकल 52 और संसद 79 और लोक राज्यसभा 80 लोकसभा 81, आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ता। पहले बेस को समझिएगा, और अब भी अगर किसी के समझ में नहीं आया है ना तो दोबारा से इस पूरी क्लास को सुनिएगा, पूरा फ्रेमवर्क समझिएगा, पूरी पाइपलाइन समझिएगा। अभी आपको यही पता होना चाहिए लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में डिफरेंस क्या होता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एक बार में नहीं आएगा माय डियर, दोबारा तिबारा चौथी बार पांचवी बार पढ़ना पड़ेगा आपको। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी।